हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज है डे 12। आज हम ट्वेल्थ की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर से एनटीए ने नीट 2019 से लेकर 2024 तक टोटल 32 प्रॉब्लम्स पूछा है। तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पर ईयर हर साल अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, फिर बाकी के जो 32 प्रॉब्लम्स मैंने बताए वो करेंगे सॉल्व, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो पहले थ्योरी समझते हैं। जितनी थ्योरी मैंने लिखी है ये एनफ है, अगर आप ध्यान से सुने और समझे तो डेट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इसकी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैं शो कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डोंट वरी, आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। बट बिफोर समझ लीजिए अच्छे से। पहला बेसिक्स पढ़ते हैं। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में लगी एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, एनर्जी या वर्क डन। तो पोटेंशियल ए बी क्या कैसे निकलेगा? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू वर्क डन इन ए टू बी अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। अब अगर पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, नो कुछ भी दिमाग अपना नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया एक पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो पॉइंट चार्ज के द्वारा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ऊपर केवल इनवर्स लॉ है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ई और वी हमने देखा इसका ग्राफ, तो इसके ग्राफ में क्या होता है डिफरेंस? देखो, ई का ग्राफ ऐसा बनेगा और वी का ऐसा बनेगा, ये थोड़ा याद रखना, कभी पूछ सकता है। आई मीन कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकता है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का डायपोल है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो होगा के पी डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट है, अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये तो हो गया एनी पॉइंट। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर। तो अगर एक्सियल पॉइंट पे देखा जाए तो थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे 90 पुट करना पड़ेगा, जिस वजह से ये 0 बन जाएगा। यानी पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल डायपोल के द्वारा 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर सेकंड देखते हैं नीचे क्या है। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखो, पोटेंशियल जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो अगर कोई पूछे कि बहुत सारे चार्जेस का पोटेंशियल निकालो, तो जस्ट सम कर दो सबका, सभी के पोटेंशियल का निकाल के इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो और सबका सम कर दो, यानी समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल लाइक दिस। देखो, के तो कांस्टेंट है, क्यू और आर यही चीज चेंज होगी, क्यू या फिर आर यानी डिस्टेंस, यही चीज चेंज होगी, जस्ट उसको पुट करो और आंसर निकालो। पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, ठीक है, इनसाइड 0 होती है। इसकी अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल उसका कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल इनसाइड कितना हो जाता है? के क्यू बाई आर। जितना सरफेस पे होता है पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के अंदर होता है, ये याद रखो। और बाहर तो पता ही है, के क्यू बाई आर निकालोगे, सिंपल, ठीक है। फिर इसके अब ई और वी का तो हमने यहाँ देखा कि ई और वी में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन ये है। ई और वी में क्या रिलेशन है? सिंपल फॉर्मूला याद रखो। ई निकालना हो तो नेगेटिव डेरिवेटिव कर दो वी का विद पोजीशन डी आर, ठीक है। ई इक्वल्स टू नेगेटिव डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर। और अगर वी निकालना हो तो इंटीग्रल करना पड़ेगा इन्फिनिटी से आर का। पोटेंशियल क्या होती है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को किसी पोजिशन पे लेके आने की, तो इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। तो v goes to negative of infinity from r, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ये जो डी आर है ये पोजीशन वेक्टर है। और अब मान लो कभी कभी हमें पोजीशन ना दे रखा हो, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट दे रखा हो, तो कंपोनेंट के फॉर्म में आप पहले डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर डी वाई का, फिर डी जेड का, ऐसे इंटीग्रल। अगर वी निकालना होगा तो उसका भी इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंशियल सर्फेसिस की बात करते हैं। इक्विवेलेंशियल, देखो, ऐसे सर्फेसिस जिनका पोटेंशियल इक्वल होता है, जहां पे पोटेंशियल इक्वल होता है, यानी कि अगर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, पहला चीज समझ गए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? फिर क्या, हाँ, अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग बिटवीन द सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे कि अगर यहाँ देखोगे इन सब फिगर में, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनी हुई है,
इसमें यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ स्पेसिंग कम है। तो स्पेसिंग जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। फिर आगे क्या है, आगे है फोर्थ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो है ये नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती कभी। ठीक है, इतना तो ठीक है। और ये कुछ बनाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में ऐसा कुछ बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक पैरेलल प्लेट की वजह से बिल्कुल पैरेलल लाइंस के जैसा बनता है, पैरेलल प्लेन में बनता है बिल्कुल पोटेंशियल, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब है नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। देखो चार्जेस, देखो चार्जेस है, मुझे किसी स्पेस में एक चार्ज को लाना है, तो एक चार्ज में लगने वाली एनर्जी 0 है, क्योंकि कोई पहले से वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब कोई दूसरा चार्ज नहीं है वहां पे, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कैसा वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा, तो इसलिए पोटेंशियल 0 होगा। फिर अगर दो चार्जेस लाने हैं तो देखो पहला चार्ज तो एज इट इज आ जाएगा बिना किसी वर्क डन के। सेकंड चार्ज को लाने के लिए पहले चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो वही है K Q1 Q2 अपॉन R। सेकंड दो सिस्टम चार्जेस का असेंबल करने में इतना एनर्जी लगेगी। थ्री सिस्टम में कितनी लगेगी, देखो पहले चार्ज में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, उसको ला के रख दिया। दूसरे चार्ज में K Q1 Q2 अपॉन R12। तीसरा चार्ज लाने में पहले चार्ज से भी लगेगी K Q1 Q3 अपॉन R12 और दूसरे चार्ज से भी लगेगी K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये समझ जाओ, ठीक है। यानी सब देखो, एक चार्ज ये है, एक चार्ज, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। देखो इसको लाने में कोई एनर्जी नहीं, लेकिन इसको असेंबल करने में इसके अगेंस्ट एनर्जी लगेगी। देखो 1 2 ये रहा, इसको इसको करने में, ठीक है। तो इन दोनों में तो इतनी लगी, लेकिन थर्ड को लाने में थर्ड इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। देखो इससे किया तो ये और इससे किया तो ये, ठीक है। और इन्हीं के बीच का फिर डिस्टेंस लगा यूज होगा यहाँ पे R12 R13 ठीक है। फिर अच्छा देखो, अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल से भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है, ये पता रखना। तो आराम से निकाल सकते हो इसका, ठीक है, एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, तो माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसको आप अच्छा ये तो ठीक है, ये है जब ऐसे पैरेलल हो उसके बीच में एंगल बनाया हुआ हो, ठीक है। अगर मान लो वो नहीं बनाया हुआ है तो आपको θ1 से θ2 जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दैट्स इट। ये भी याद रखना फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये कितनी रहेगी, नेगेटिव, नेगेटिव में पी जो कि मिनिमम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। लेकिन अगर एंगल इसका पाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर लेकिन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर अगर हो गए तो कोई एनर्जी ही नहीं लगेगी, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा पाई बाई 2 है 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होती है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ओम्स लो होता है ना, वैसे ही है Q अपॉन V। ओम्स लो क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। पोटेंशियल अपॉन करंट, यहाँ पे है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फैरेड, फैरेड से निकला है फैरेड, ठीक है। और कैपेसिटेंस की एक खास बात, कैपेसिटेंस ना डिपेंड करता है अपने शेप, साइज और मीडियम पे। यानी कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कौन सा मीडियम यूज हो रहा है उसके अंदर, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। लेकिन फॉर्मूले में हम देख रहे हैं Q और V, Q और V पे देखो, Q पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इन ये जो फॉर्मूला लिख रखा है इन पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, नेचर, पोटेंशियल। पोटेंशियल तो एक्सटर्नल फील्ड है, उस पर क्या ही डिपेंड करेगा, ठीक है। चार्ज और नेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ QV इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C। तीन फॉर्मूले क्यों है, तीनों याद कर लो, खत्म, आगे बढ़ते हैं। देखो तीनों कैपेसिटर स्फेरिकल, पैरेलल और सिलेंड्रिकल, तीनों पता होना चाहिए। स्फेरिकल क्या, देखो बेसिक फॉर्मूला, स्फेरिकल क्या होगा, Q बाई V, सिंपल। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। तो Q कितना है, Q को Q रहने दो, V कितना हो जाएगा, V यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ बाई R। तो KQ बाई R जब पुट करोगे तो R बाय ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया।
आर बाई के, तो आर बाई के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया, इजी है। अब इसी तरह, हाँ इसी तरह अगर मान लो स्फेरिकल, अच्छा ये किस तरह का स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें सेकंड लेयर जो है ना वो इन्फिनिटी पे बनाई गई है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी ना हो, दोनों के बीच में स्फेरिकल ऐसा हो, शेल टाइप का हो, इसका रेडियस स्मॉल ए है और बड़े वाले का स्मॉल बी है, तो कितना कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो होगा, देखो सेम फॉर्मूला लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, यानी कैसे लिखा हमने, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, खत्म, सिंपल, ठीक है। तो पहले प्लेट में क्या होगा, सेम क्यू बाई वी होगा और इसमें होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। इसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितना प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, डी, ई इंटू डी, तो ई कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, सिग्मा को हम लिख सकते हैं ना क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एप्सिलॉन इंटू डी। तो देखो अगर यही फॉर्मूला मैं ऊपर पुट करूंगा तो क्यू से क्यू कैंसिल होकर आ जाएगा ना हमारा ये बेसिक फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट्स की डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, याद रखना। फिर सिलेंड्रिकल में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में जो कैपेसिटर होता है ना, देखो सिलेंडर में क्या क्या होगा, सिलेंडर में आपका इस टाइप का होगा, ठीक है ना, और ऐसा कुछ होगा, राइट, ऐसा कुछ होगा। तो देखो इसमें लेंथ होगी हमारे पास, देखो लेंथ यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन एल अपॉन लिन कर दो, इनका जो रेडियस है ना दोनों का, उनका बी अपॉन ए, बड़े वाले का छोटे वाले से डिवीजन करके उसका लिन निकाल लो, लिन यानी कि नेचुरल लॉग है ये, तो यानी 2.303 आएगा लॉग में, ठीक है। और अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल कैसे निकलता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सिंपल है, फिर लिन से कर दो मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, याद कर लो फॉर्मूला, ये मत सोचो कि ये आया कैसे, ड्राइव कैसे हुआ, भाई जस्ट याद कर लो, ठीक है। मैं तो नहीं बोलूंगा याद कर लो, अभी वो डेरिवेशन का काम नहीं है, याद कर लो इतना, खत्म, सिलेंड्रिकल में आएगा तो ये सब बताना है वरना नहीं बताना। द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स बताओ जिसका डिफरेंट चार्ज है, अब मान लो ये प्लेट है, इनके ऊपर चार्ज ही अलग है, इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा इनके बीच का Q1 माइनस Q2, याद रखो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, ठीक है, कितना है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, ठीक है। सिंपली क्या किया गया है, ठीक है, समझ जाओगे क्या किया गया है, ठीक है, याद कर लो बस, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। फिर आता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, देखो कैपेसिटर अगर सीरीज में है, देखो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली इस तरह, मैं इसको याद पता है कैसे करता था, मैं करता था जो कैपेसिटर है ना ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में ऐड, तो इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करना, और पैरेलल में कैपेसिटर हो जाता है सीरीज में, मतलब कैपेसिटर में डायरेक्टली सम कर दो, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटेंस। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में, ठीक है, और पैरेलल में क्यू चार्ज डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो हमने डायरेक्टली सम किया था, तो इससे सीपी हमारा जो है कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस वो इंक्रीज होता है, मोर होता है, जबकि सीरीज में हमारा कम होता है, लेस होता है। तो अगर उसी का एनर्जी निकालना हो पूरे सिस्टम का तो कर देना, देखो क्यू सेम है तो एनर्जी वाला फॉर्मूला जो आप यूज करोगे, याद करो ये वाला जो लिखाया था, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, CV क्यों करें यूज, देखो जब क्यू सेम है तो क्यू वाला फॉर्मूला यूज करो, डेट इज क्यू स्क्वायर बाय 2C, ये था ना, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 और C कितना होगा जो नेट होगा इसका, तो इसका नेट हो गया 1/C, यानी हमने ये रख दिया डायरेक्ट, ठीक है। और अगर पैरेलल प्लेट में पूछे तो पैरेलल में अगर पूछे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें हमारा V सेम होता है, तो V वाला फॉर्मूला है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ V स्क्वायर और C निकालने के लिए जस्ट सम कर दो, नेट C निकाल दो, ठीक है। ये व्हेन चार्ज कंडक्टर्स टच, अच्छा ये वही सेम आ गया, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, जब टचिंग किया जाता है कंडक्टर्स का, तो कंडक्टर्स जब अगर सेम आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल नहीं है तो जब चार्ज कंडक्टर्स को टच किया जाता है तो क्या होता है, चार्ज मूव करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और अटेन करती है कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल,
टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। कॉमन पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज है दोनों पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल पोटेंशियल। देखो जब ये दोनों को आप किसी वायर से टच कराओगे, कनेक्ट करोगे, कैसे भी करोगे, तो वो पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनका जस्ट सम कर दो, C1 प्लस C2। तो और अगर Q1 Q2 को हम खोलें तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फॉर्मूले याद रखो बस। कॉमन पोटेंशियल, जैसे आपको कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा तो आप, ठीक है, ये समझ गए ना, कॉमन पोटेंशियल निकल गया। अब न्यू चार्ज, देखो दोनों कनेक्ट करने पे चार्जेस में कुछ छेड़खानी होगी, तो न्यू चार्जेस क्या होगा, मैंने बताया था कि जो न्यू चार्जेस होते हैं वो रेशो में होते हैं अपने रेडियाई के। देख लो कैसे रेशो में है, ठीक है, अपने ही रेडियाई के। देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू कैपेसिटर के रेशो में भी है, अपने कैपेसिटेंस के रेशो में भी है, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, ठीक है। तो एनर्जी लॉस, ये सब चीजें करने में एनर्जी लॉस होगी ना कुछ, मतलब ये सब नहीं, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट करने में जब आप कैपेसिटर के साथ कुछ छेड़खानी करोगे तो कितना एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस इक्वल्स टू डेल यू इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये याद रखो। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको डेली रिवीजन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मीडियम का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पे। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू जो यानी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो अभी बनी है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है ना, देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो यानी जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने पे, ठीक है। वो बताऊंगा कब कब कैसे कैसे, बट यहाँ समझ लो कि अभी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये तब बात है जब बैटरीज कनेक्टेड नहीं है, याद रखो, जब बैटरीज है ही नहीं, हमने बैटरीज की बात ही नहीं की, ठीक है, तो उस समय की बात की जा रही है। तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन ए, ठीक है। यहीं से निकलती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज की है उसमें से एक माइनस कर दो बस, ठीक है। कभी पूछा नहीं गया बट पूछ सकता है, जो पूछा नहीं गया वही तो पूछेगा, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ लो। फुल्ली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक को मैंने पैरेलल प्लेट्स के अंदर फुल्ली इंसर्ट कर दिया, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से इंसर्ट किया, तो उसमें क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस जो है ये हमेशा इंक्रीज करता है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है हमेशा इंक्रीज ही करेगा डाइलेक्ट्रिक डालने पे। तो पहला अगर C नॉट पोटेंशियल था, तो अब हो गया एप्सिलॉन, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल पोटेंशियल से, वो आ गया। यानी एप्सिलॉन नॉट जो आता है ना ऊपर, एप्सिलॉन की वैल्यू याद करना, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ई, देखो ई आपका कम हो गया था यानी पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया, ये V नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया, राइट, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, तो यानी कोई कंडक्टर डाल दिया बीच में, तो कंडक्टर का एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी। इनका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, खत्म भाई, सब चीज खत्म, कुछ नहीं है रखा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पार्शियली इंसर्ट करेगा तो कितना, जिसकी थिकनेस T है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन जो D है ना वो चेंज हो जाएगी, D माइनस T प्लस T बाय जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। याद रखो फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डायरेक्टली, ये देखो कैपेसिटेंस में इनवर्सली था, ये D जो उनके बीच का डिस्टेंस था, लेकिन पोटेंशियल में ये चीज डायरेक्टली होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। और अगर कंडक्टिंग स्लैब हो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी सब टर्म जीरो हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, और पोटेंशियल भी हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। तो यानी कि हाफ में, यानी जो पार्शियली इंसर्ट करते हैं उसमें आप मेटलिक स्लैब को भी इंसर्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बताते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और जब बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या डिफरेंस है। देखो ऊपर जो भी पढ़ा हमने वो डिस्कनेक्टेड के लिए पढ़ा था। तो देखो जब जब आप बैटरीज को डिस्कनेक्ट कर दोगे कैपेसिटर से, देखो मान लो अगर ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर आपको पहले ये किसी सोर्स से कनेक्ट था, ठीक है,
ऐसे। अब आपने इस कैपेसिटर को छोड़ दिया तो इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और अगर दूसरे कैपेसिटर से ऐड कर दिया तब भी चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, मतलब कंजर्व रहेगा। ठीक है, समझे? क्या रहेगा? कंजर्व, कंजर्व रहेगा चार्ज। ठीक है, चार्जेस सेम रहेंगे जब आप कोई भी कनेक्शन करते हैं डिस्कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, पहले समझते हैं डिस्कनेक्टेड केस। डिस्कनेक्टेड मतलब हमने ये हटा दिया, ये करके फिर हमने ये हटा दिया, इसको ऐसे मान लो ये था, फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया बिल्कुल। ठीक है, और फिर इसमें हमने इंसर्ट किया अपना डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एप्सिलॉन आर इसमें हमने इंसर्ट किया, तो चार्ज सेम रहेगा जितना चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इट विल गो डाउन। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन गई तो पोटेंशियल आपका डाउन चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और सेकंड, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करता है, इतना याद रखो। जब भी आप डायरेक्टली डालोगे तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, और एनर्जी की बात रही तो देखो एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो डिक्रीज कर जाएगा डिस्कनेक्ट करने पर, यानी कि अगर जब तक कनेक्टेड है बैटरी तब तक एनर्जी है। जैसे आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और उसमें कोई नया स्लैब डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। कैसे करती है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी देखो, सी का तो इंक्रीज किया, वी का डिक्रीज कर दिया, तो वी का स्क्वायर है, तो देख लो बस जितनी इनिशियल थी पोटेंशियल एनर्जी उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो बस। अब डायरेक्ट्रिक का इंसर्शन कर रहे हैं जब बैटरी कनेक्टेड हो, तो देखो अगर मतलब ये है आपका कैपेसिटर और ये है बैटरी से कनेक्टेड, आपने ऐसे में ही एक डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, इसमें घुसा दिया, तो क्या होगा? देखो डाइलेक्ट्रिक अगर ऐसे डालोगे तो ये बैटरी क्या कर रही है, इन दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को जनरेट कर रही है, राइट? डाइलेक्ट्रिक डालने से वो चार्ज और बढ़ेगा, वो चार्ज और बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन सिंस एक्सटर्नल फील्ड अभी भी है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी बैटरी कनेक्टेड है और वो एक्सटर्नल के इक्वल होगा, ये एक्सटर्नल के इक्वल होगा जितना भी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एक्सटर्नल के इक्वल होगा, ई के एक्सटर्नल के इक्वल होगा। यहाँ कौन सी ई है? ई इन दोनों प्लेट में जितना था उतना ही रहेगा पहले। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो भी है। ठीक है, और कैपेसिटेंस तो भाई तुम बैटरी रहो ना रहो इंक्रीज ही करती है। एनर्जी का क्या केस है? एनर्जी इसमें इंक्रीज कर जाएगी, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, तो क्या होता है? चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम करते हैं। इतने तक ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना फॉर्मूला याद, डेली रिवीजन करो 10 दिन भाई, मतलब रिवीजन ही करो बस, मैं बता रहा हूँ सही से। रिवीजन करते जाओ एक एक चीज, खा जाओ एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम को, मतलब खा जाओ, मैं सही बता रहा हूँ। प्रॉब्लम करते हैं पहला, क्वेश्चन नंबर 1। दो स्टेटमेंट है, एजर्सन रीजन करके एजर्सन है। पोटेंशियल एक्सेल पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल, याद करो के पी अपॉन आर स्क्वायर, राइट? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल हैवी मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड इतना है, इतना होगा पोटेंशियल। तो कितना है ये? 9 इंटू 10⁹, पी कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में है, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है? 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया, 9 इंटू 10⁻3, चेक, प्लस माइनस 9 इंटू 10⁻3, करेक्ट। ए हमारा करेक्ट है। फिर क्या आया? रीजन v इक्वल्स टू 2p अपॉन 2, यानी 2kp अपॉन आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस एट एक्स 0.02। नहीं 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 नहीं, क्या होता है? ये होता है। ठीक है, फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, आर फॉल्स। नेक्स्ट, यानी कि पहले का हो गया बी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है, फॉलोइंग सर्किट दिख रही है, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। देखो यहाँ तो 0 हो गया, इनके बीच में ये सीरीज में है तो 1 हो गया, ये सीरीज में है तो 1 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम, एक थिन स्फेरिकल सेल है, चार्ज कर रहा है बाय सम सोर्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड पी। स्फेरिकल सेल है, सी और पी। देखो याद करो, मैंने लिखा था v इनसाइड इक्वल्स टू v एट सरफेस इक्वल्स टू k क्यू बाय r, लिखा था या नहीं लिखा था? जब v सेम है सरफेस और इनसाइड, यानी c पे लिख दिया, vp इक्वल्स टू vc है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस 0 होगा।
ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट, अच्छा देखो, कनेक्ट टू द बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर। देखो सबसे सिंपल चीज, देखो अभी तक बैटरी से कनेक्टेड है, देखो कैपेसिटर है, ये अभी भी बैटरी से ऐसे मान लो कनेक्टेड है, ठीक है, और आपने इसको ऐसे थोड़ा इनके बीच का डिस्टेंस इसको मूव क्लोज करा दिया, यानी डी इनका कम किया। अगर डी कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, यानी सी ऑप्शन तो आना चाहिए करेक्ट में। देखो सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, तो ये दोनों में से कुछ होगा। देखो ए दोनों में है, मैं चेक नहीं करूंगा, बी चेक करते हैं बस क्योंकि बी दे रखा है। क्या है, द क्या लिखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज, क्या एनर्जी डिक्रीज करेगी। देखो देखो आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज, क्या एनर्जी डिक्रीज करती है। देखो एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, देखो एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। देखो एक्सटर्नली जब जब बैटरी कनेक्ट होती है तो वी हमारा सेम होता है, सी क्या हो रहा है, सी हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि ये फॉल्स हो गया, बी नहीं आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना सिंपल, बैटरी कनेक्टेड है तो वी सेम होगा, ई भी सेम होगा, यही ना, क्योंकि एक्सटर्नल के इक्वल होगा, राइट, और ई सेम, हाँ हाँ ठीक है मैं गलती बोल सकता हूँ ना कभी कभी कुछ। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कांस्टेंट दे रखा है सेम एरिया एज ऑफ पैरेलल प्लेट बट ऑफ थिकनेस इतनी है, इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटेंस। अच्छा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है प्लेट विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक का रेशियो। विदाउट का रेशियो, देखो विदाउट कितना हो जाएगा, वी नॉट, विदाउट हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, और विद डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, विद डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा वी नॉट टाइम्स, वो याद है फॉर्मूला, डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड रुको, तो ये हो गया 1 डी माइनस, एक सेकेंड हो गया ना, डी, अच्छा ये सॉरी, ये ऐसे था फॉर्मूला, ई नॉट डी अपॉन ई नॉट, ये था फॉर्मूला, ठीक है, वी नॉट मैंने लिख दिया फालतू में। तो ये ऊपर डी है, तो डी माइनस थिकनेस कितनी है इसका, 3/4 ऑफ डी प्लस 3/4 ऑफ डी हो गया ये थिकनेस, और इसका एप्सिलॉन है 3, ये पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ गया, d/4, और ये कितना हो गया, ये हो गया d/4, तो हो गया d/4 प्लस d/4, तो हो गया d/2, तो आंसर आ गया 2:1। सही बोल रहा हूँ ना, 2:1, ऑप्शन डी। ठीक है, चेक कर लेंगे। 6 क्वेश्चन, 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया इतने वोल्ट बैटरी से, एनर्जी स्टोर्ड बताओ, फॉर्मूला लगाओ। देखो V दे रखा है और C दे रखा है, तो हाफ C कितना है, हाफ 12 पिको, ठीक है, 12 पिको, तो 10 की पावर -12 डाल दो, इंटू वी स्क्वायर, तो 50 × 50, राइट। ये देखो ये से ये गया 6, ठीक है, तो और फिर बाकी 25 6 1500, मतलब 150, तो ये 150 किधर आ रहा है, बस 150 इधर आ रहा है, रुक जाए एक सेकंड, अब रहने दो भाई, मेरे को नैनो जूल में निकालना है। तो ये देखो 6×30 इतना इतना इंटू 10 की पावर -12, तो पक्का सही किया मैंने, 50 × 50, 10 के बाद, हाँ ठीक तो किया मैंने, ठीक है। तो नैनो पूछ रहा है, नैनो यानी 10 की पावर -9, ठीक है। तो देख लो भाई, हाफ CV स्क्वायर 25 तो, अरे नहीं एक जीरो और आएगा, बिकॉज 6×35 का भी तो जीरो आएगा, तो ये हो गया 10 की पावर -9 नैनो, 15 नैनो, ठीक है। ए देख रहे हो भाई, गलतियां ध्यान से करना भाई, कैलकुलेशन। कैपेसिटर का विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल V डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का वो डिपेंड नहीं करती चार्ज पे, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे। 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इतना। पोटेंशियल क्या होता है, KQ, Q कितना है 4 × 10 की पावर -7 अपॉन R,
9 10⁻⁻2, तो ये हो गया 5, और इसको ले सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, इसको हटाओ तो 9 से 9 गया, 10⁻9 कितना हो जाएगा 10⁻4, तो 4 इंटू 10⁻4 आना चाहिए आंसर, 4 इंटू 10⁻4 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना भाई, गलती उलती बना कर दूं मैं। हाँ सही किया, यूनिट तो सेम ही है सबकी। ठीक है, तो डी आ गया। नेक्स्ट 9th, क्या लिखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस सिस्टम का। देखो पैरेलल में क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 3 और 6, फिर दोनों का सीरीज में कर दो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6/9, 3 3 जा 2 जा 2 आया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, बी हो गया इसका। नेक्स्ट 10th क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि ये रहा -q प्लस q। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻2 वोल्ट एट ए पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल देखो इसमें कंफ्यूज, पता है क्या कर रहा है, हाँ ये शायद कंफ्यूज ऐसे करेगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या ही डिफरेंस। देखो हमारा वो था डाइपोल एट एनी पॉइंट था Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये था, लेकिन ये पता है किस केस में, जब व्हेन r इज मच 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 लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। समझ रहे हो, ये अप्रोक्सीमेशन था, ये जनरल केस था। ठीक है, तो यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा था, पोटेंशियल क्या करना है, ऐड करना है, तो P पॉइंट पे निकालने बोला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से कितना होगा के क्यू अपॉन आर, आर कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 और 3 गए तो कितने आ गए 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस माइनस क्यू से किया तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 और 3 8 हो गए 8 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2। तो देखो 10⁻2 तो ऊपर ले लो 10⁻2 क्योंकि वो कॉमन लेना है, और नीचे हो गया के क्यू भी ले लो कॉमन के क्यू, तो बचा क्या 1/2 माइनस 1/8, तो कितना आ गया 4 से, तो 4 - 1 यानी कि 3/8 टाइम्स ऑफ के क्यू जो भी है, हाँ 3/8 टाइम्स ऑफ के क्यू, ये रहा 3/8, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 11th, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस अरेंजमेंट का। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ये तीनों सीरीज में है, क्या होगा डिवाइड कर दो 15 को 3 से, क्योंकि 3 है तो और इक्वल है तो 15 को 3 से यानी 5 हो गया नेट इसका, और ये फिर पैरेलल में आ जाएगा तो ऐड कर देना तो हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड, चेक करो 20 ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इफ द कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस r, इसको चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो एक स्फीयर है उसको चार्ज किया गया, r रेडियस था उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, अच्छा इससे दूर है, देखो r इज ग्रेटर देन यानी कि ये r है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगा राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ v पूछा है, और v क्या है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, तो इसको इसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो यानी नीचे r डालना है और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो वी आर स्क्वायर बाय उल्टा कर दूंगा भाई मैं से ही बता रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ मैं सही बता कंफ्यूज कर दूंगा, रुक जाओ। अगर मैं के क्यू में से आर वी निकालना चाहता हूँ तो आर से कर दो इसको मल्टीप्लाई, वी बन जाएगा, फिर आर हटाने के लिए इतना करना पड़ेगा राइट, तो ये तो वी है, तो ये बन गया वी आर बाय आर स्क्वायर, वी आर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ वो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी क्योंकि मैं आइंस्टाइन हूँ ना इसलिए। सी 13th प्रॉब्लम, दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियाई दे रखी है, आर की बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रिक है एंड हैव इक्वल चार्जेस, ये रहा R1, ठीक है यही है ना R1, और ये R2 है, तो इक्वल चार्जेस है दोनों पे क्यू क्यू, पोटेंशियल वुड बी क्या, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल निकालना है कि किस पे ज्यादा या कम या इक्वल होगा, तो जिसका आर स्मॉल होगा स्मॉलर वाले पे ज्यादा होगा मोर, सी। नेक्स्ट
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन यानी कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, और पोटेंशियल सरफेस मैंने बताया था परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट 15th प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड फुल्ली चार्ज किया बाय 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है, तो उसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। एंड कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। ओ, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ सी नेट वी नेट का स्क्वायर, यही होगा ना, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो जितना सिस्टम का निकलेगा सी जो भी है सी एस वी एस, ठीक है इतना। तो मुझे इंडिविजुअली पता था, अच्छा चार्ज जब ये कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया ना तो उसका चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो चार्ज कितना हो गया, और इसको जब ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये पैरेलली कनेक्ट हो गया, यानी कि टोटल कैपेसिटी, तो सी जो नेट है वो कितना हो गया, दोनों का सम 900 प्लस 900 यानी कि 1800 माइक पिको, पिको लिखा है पिको फैरेड, ठीक है। तो ये हो गया सी नेट, वी नेट बस पता करना है, तो टोटल चार्ज बस पता चल जाए, टोटल चार्ज कितना है, जितना इनिशियली होगा, इनिशियली कितना था 900 पिको इंटू 100 वोल्ट, तो हाँ ठीक है जो भी है ये। अब इसको क्या करना है, हाँ इसको अब हमें निकालना है पोटेंशियल वी नेट, तो वी नेट कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, सी क्यू ऑफ द सिस्टम अपॉन सी ऑफ द सिस्टम। तो क्यू कितना है 900 पिको इंटू 100 अपॉन से कितना है 1800, ठीक है, पिको, पिको से पिको गया, 1800 ये गया, इससे 2 गया तो 50 आ गया है ना, 50 वोल्ट आ गया, तो वी नेट हो गया हमारा 50। तो एनर्जी कितनी निकलेगी, हाफ सी कितना है 1800 पिको में इंटू वी स्क्वायर यानी कि 2500, ठीक है। क्या करना है अब, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे करो 9 और 25 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, तो 225 आना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, समझे, देखो देखो जब कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया गया 100 वोल्ट बैटरी से तो ठीक है, चार्ज किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्ज आ गया उसमें। इसको जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी पहली चीज, और डिस्कनेक्ट करने से चार्ज भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और जब उसको अनचार्ज कैपेसिटर से टच करोगे तब भी चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज ही एक क्वांटिटी है जो सेम रहेगी, तो इसीलिए चार्ज मैंने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है, ऊपर ही बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया आउटर सरफेस को, ठीक है, मेटल स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एट डिस्टेंस r बाय 3, अंदर की तरफ पूछ रहा है डिस्टेंस r बाय 3, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, अरे पोटेंशियल देखो, जब भी कोई मेटल हो उसके अंदर का पोटेंशियल इक्वल टू होता है उसके सरफेस के, तो सरफेस कितना होगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, दिस के क्यू बाय आर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17th, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर इतना कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में है तो टोटल कितना निकला, टोटल तीनों को सम कर दो यानी कि 0.9 माइक्रोफैरड, ठीक है। आगे दिस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करो विद अनदर कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर इतना इन सीरीज, अब सीरीज में कर दिया इस चीज को 0.1 वाले के साथ, तो 0.9 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.09 अपॉन 1 यानी कि 0.09 माइक्रोफैरड, ठीक है। आगे आंसर बताओ, तो क्या पूछा, इक्विवेलेंट पूछा, तो ये रहा बी, ठीक है। नेक्स्ट 18th, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी इतना टुवर्ड्स अनदर स्टेशन प्लस क्यू, इट इज रिपेल्ड बैक आफ्टर रीचिंग द नियरेस्ट पॉइंट। देखो ये था एक प्लस क्यू बड़ा सा चार्ज, और ये आपने स्मॉल क्यू प्लस बड़ा सा, जब इसको इधर धक्का दिया तो विद यू वेलोसिटी दी धक्का, जो भी यू वी जो भी लिखा है वो, तो ये जाते रहेगा, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी क्योंकि आपने इसमें वेलोसिटी लगा के धक्का मारा, ये जाते 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 देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करते करते वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करते करते इसकी एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब वो स्टॉप कर जाएगी, जहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब जहां पे इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, वही पूछ रहा है ना,
द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इट कैन रीच इफ इट इज थ्रोन विद वेलोसिटी। अच्छा वो बोल रहा है अगर 2u से फेंकूं तब, अगर अभी r है तो 2u से कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना है ना, सिंपल। देखो तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालते हैं सेकंड वाले का। तो पोटेंशियल ऑफ सेकंड कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस यानी कि आर डैश अपॉन के क्यू बाय सॉरी के क्यू एनर्जी निकालना है पोटेंशियल की इक्वल करना था के क्यू बाय आर। देखो ये न्यू है, ये इनिशियल वाला है, तो न्यू वाले का एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी है 2u का होल स्क्वायर अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो अगर मैं ये से ये गया पूरा, ये से ये गया पूरा, और यहाँ पे भी अगर ध्यान दो तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया ऊपर, देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 और यू स्क्वायर गया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश। तो आर डैश इक्वल टू आर अपॉन 4 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 19th प्रॉब्लम, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल। अच्छा डिस्टेंस को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, अगर सी उसका इनिशियल कैपेसिटेंस तो फाइनल कैपेसिटेंस, अरे यार एप्सिलॉन ए अपॉन डी। देखो डी तुमने क्या किया, डी को तुमने क्या किया, डबल कर दिया था 2d, और एरिया को तुमने हाफ कर दिया था यानी 2, यानी 4 टाइम, यानी c/4 हो जाएगा, c/4, ठीक है, क्योंकि ये तो इनिशियल है बाकी 4, ठीक है, सी डैश लिख लो, डी, इसका डी आ गया। फिर 20th प्रॉब्लम, the effective capacitance of two capacitors are this and this when they are connected in series and parallel। okay, तो दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देख लेते हैं। सम तो 16 आना चाहिए, ठीक है, और दो हैं तो अगर एक दोनों एक्स वाई और सम 16 है बराबर 3 होना चाहिए, 16 16 48, उनका प्रोडक्ट है ना 48 के इक्वल होना चाहिए, ये नहीं 8 8 64 12 चौक 48, ये ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो कैपेसिटर इन वो पता है ना, कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और पैरेलल वाले का C1 प्लस C2, तो ये ध्यान देना होता है बस। 21st, 6 चार्जेस हैं दिस, इनको कॉर्नर पे फिक्स कर दो हेक्सागन के और जिसकी साइड D है। अच्छा तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 टू द सेंटर, अच्छा ऑफ द फ्रॉम इन्फिनिटी से सेंटर तक। देखो वर्क डन सबके अगेंस्ट लगेगा, तो मुझे बस चेक करना है कि कितने चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सारे जीरो हो जाएंगे भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इजी होते हैं भाई, 1 मिनट में तुम्हें कितने, 1 मिनट का टाइम होता है हर क्वेश्चन के लिए, वो तुमने डिफिकल्ट पूछेगा ही नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस कॉम्बिनेशन का, क्या है ये कॉम्बिनेशन में ये है लगा हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल में दोनों का सम कर दो 2c, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23rd, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है, रेडियाई r1 r2 है, कनेक्टेड बाय वायर। अच्छा टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, तो रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा, देखो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा, Q1 अपॉन एरिया ऑफ 1 अपॉन Q2 अपॉन एरिया ऑफ 2, तो इसको अच्छे से लिखे तो Q1 अपॉन Q2 इंटू एरिया ऑफ 2 अपॉन एरिया ऑफ 1। मैंने बताया था जब ऐसे स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस उनके रेडियाई के रेशियो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और A2 अपॉन A1 यानी कि पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो ये से एक एक स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो रही है, R2 अपॉन R1 आएगा, R2 अपॉन R1 डी। नेक्स्ट 27 ड्रॉप्स है, सेम साइज के चार्ज दिया गया 220 वोल्ट हर एक को, मतलब पोटेंशियल दिया गया हर एक को, तो दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। अच्छा सब 27 थे तो उनका R बन जाएगा 3R, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम को जब इक्वेट करोगे तो 27 का क्यूब रूट आएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स R, ठीक है। और तो ये तो हो गया R, तो पूछा क्या कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर, तो बिगर का पोटेंशियल क्या होगा, K Q डैश अपॉन R डैश, तो R डैश तो हमारा निकल गया 3R, बस Q डैश निकालना है, ठीक है, तो Q डैश यानी कि 3 स्मॉल R हो जाएगा ना। Q डैश कितना होगा,
देखो हर एक को 220 वोल्ट पे किया गया था चार्ज, यानी हर एक के ऊपर अगर क्यू चार्ज था तो 27 के ऊपर 27 होगा, तो ये हो जाएगा 27 क्यू। तो 3 से किया तो 9 टाइम जितना इनिशियल पोटेंशियल था 220, 220 इंटू 9 टाइम, 9 दूनी 18 1 19, देखना 1980 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया समझ में आया? देखो 27 ड्रॉप्स थे ना, तो 27 ड्रॉप्स को हमने वॉल्यूम इक्वेट किया तो आर इक्वल टू 3 स्मॉल आ रहा है। ठीक है, और यानी जब वो बड़ा बन जाएगा उसका रेडियस बढ़ जाएगा सब मिलके। तो हमने पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल में चार्ज भी तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज और आर यही तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो चार्ज कैसे होगा, हर एक पे अगर 220 वोल्ट देके क्यू चार्ज जनरेट कर रहा था स्मॉल क्यू, तो 27 पे कितना करेगा 27 क्यू, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। राइट। 25th, एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में वॉल्यूम दे रखा है, पोटेंशियल इतना है, तो मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दिस रीजन। क्या इन ए सर्टेन रीजन, ठीक है, क्या लिखा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, इस सब जगह 5 वोल्ट है भाई, पोटेंशियल सब जगह 5 वोल्ट है। तो सब जगह जब 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो डीवी कितना हो गया, डीवी हो गया 0। अगर V इतना है तो dV हो गया 0, क्योंकि सब जगह तो 5 वोल्ट है। तो अगर dV 0 है तो dV बाई डी आर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऑप्शन डी। क्या क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन। ठीक है, डी। 26th, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि शॉर्ट डायपोल है। डायपोल मूवमेंट दे रखा है P, पोटेंशियल पूछ रहा है एट ए पॉइंट इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस मेकिंग इतना डिविजन डायपोल। के पी कॉस थीटा, कॉस 60 हो जाएगी वैल्यू 1/2 अपॉन आर स्क्वायर, आर है 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू होगी भाई 9 इंटू 10⁻9, और पी की वैल्यू हो गई 16 इंटू 10⁻⁻9, तो इससे ये गया अपॉन 0.6 का, यानी ऊपर 100 आ गया है ना। तो 6 से करना डिवाइड, 3 से किया तो 3 2, और इससे किया तो 8 24 24 24 इंटू 100 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए आंसर में ये बताओ बस। आंसर में वो दिया ही नहीं है जो हमने निकाला है। अरे यार, अच्छा ये हाफ भी तो था, हाफ था तो 12 आ गया, 12 भी नहीं दिया है। मैंने कुछ गलती की होगी भाई, मैं ही हूँ सबसे ज्यादा जो गलतियां करता है। देखो 0.6 का स्क्वायर होता है भाई साहब, हेलो 6 से भी डिवाइड हो 200 आएगा भाई। क्या ही सोचो, मैंने फॉर्मूला सही लिखा, यहाँ वहां गलती कर दी। ठीक है, तो 200 आ गया ए। 27, कैपेसिटेंस बताओ पहले प्लेट कैपेसिटर का विद एयर एज ए मीडियम इज इतना, कैपेसिटर इतना है एयर मीडियम यानी सी नॉट दे रखी है, विद डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटर इतना बन गया, तो इंक्रीज किया होगा, तो डायरेक्ट्रिक कितना आ गया 30/6 यानी कि 5 आ गया डायरेक्ट्रिक। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी होती है ये, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 8 5 40, 40 के अराउंड 2 आ रहा है आंसर। अरे यार, 8 पे 40 44 आ रहा है, यानी 44 इंटू 10⁻⁻12। तो इसमें क्या है 10 इतना, ये होगा या ये होगा, एक सेकंड रुक जाओ, 44 है, और मेरे को अगर पॉइंट लिखना हो तो यानी मेरे को 10⁻2 लिखूंगा, तो इसमें 10⁻−10 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 28th, the variation of electrostatic potential with the radial distance r from the center of a positively charged metal thin sphere radius। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसका ग्राफ मैंने बनाया होगा शायद ऐसे। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 जाती है ना अंदर, हाँ, और फिर और इसका पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का यहाँ, अरे फिर मैंने ये बना दिया, ऐसा नहीं, इस पॉइंट से डिक्रीज होगा बट इस पॉइंट पे स्ट्रेट हो जाएगी, ऑप्शन दिस। ठीक है, हाँ बी। ठीक है, नेक्स्ट 29th, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, सेपरेशन डी है, हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक इंसुलेटिंग स्लैब डाला उसके अंदर विद सेम एरिया बट थिकनेस इतनी है बिटवीन द प्लेट, having dialectric constant 4, the ratio of
न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल, सी डैश अपॉन सी नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है मैं भूल गया एक्चुअली, सी डैश क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी इन्वर्सली होता है। तो इन्वर्सली होता है तो डी वाली टर्म नीचे आ जाएगी, डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, और ये डी वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, यही है ना। तो इसमें अगर डी ऊपर देखा जाए, है ना, एक सेकंड हो जाओ, डी ऊपर और नीचे थिकनेस कितनी थी, डी बाई टू, तो डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू डायरेक्ट्रिक कितना है 4, तो ये तो हो गया डी अपॉन डी बाई टू प्लस डी बाई 8, ठीक है। तो डी से डी हटा दो, गोली मारो, और बचा 1/1/2 प्लस 1/8, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 ऊपर, तो आ गया 5, तो 1/5/8 इक्वल्स टू 8:5, ऑप्शन में है 8:5 बी। नेक्स्ट 30th प्रॉब्लम, देखो दो मेटल्स फेयर्स है, एक का रेडियस आर है, दूसरे का 2r है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, द ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, दोनों को लाया गया और फिर दूर कर दिया गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज बताओ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पूछ रहा है। अरे यार चार्ज सिग्मा 1 से, देखो ये रेडियस थोड़ा चेंज हो जाएगा, चार्ज ही चेंज होगा, तो चार्ज निकालना है दोनों का। पहले का चार्ज बताओ, पहले का चार्ज होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे का चार्ज कितना होगा, सिग्मा 4 पाई 2r है, तो 4r स्क्वायर, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 16 और 4 तो टोटल चार्ज कितना हो गया 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब ये चार्ज रेशियोज में डिवाइड होगा, तो Q1:Q2 का कितना रेडियस है 1:2, तो ये इसका तो 20 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 20/3, तो पहला हो गया 20/3, दूसरा हो गया 40/3, ठीक है, इतना आएगा। तो अब इसको करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होगा, Q1 डैश बाय Q2 डैश इंटू क्या होगा इनका एरिया का, यानी कि देखो डिवाइड में होता है ना, तो 4 पाई एरिया, तो 4r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस 4 टाइम्स रहेगा ऊपर। तो देखते हैं, रुक जाओ एक सेकंड करते हैं ना भाई, कर रहा हूँ, रुक जाओ। इसको अगर देखा जाए, देखो Q1 इतना आ गया 20/3, 40, एक सेकंड रुक जाओ ना बस, 40, अरे ये रेशो नहीं निकालना है, इनकी अलग अलग निकालनी है क्यों भाई, क्यों करते हो भाई ऐसा दिमाग। सिग्मा 1 इक्वस टू, रुक जाओ, Q1 कितना है 20/3, ठीक है, इंटू Q जो भी था पहले, ठीक है, तो 20/3 इंटू दिस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, अपॉन एरिया कितना है पहले वाले का 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा है, ठीक है, तो ये से ये गया, ये से ये गया, 4 से गया ये 5, 5/3 आएगा पहला 5/6 5/3, ऑप्शन डी। क्या सवाल किया हूं मैं भाई। 31, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है C1 C2, इक्वल कैपेसिटेंस है, इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में। दो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है C1 C2, इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन, अच्छा सीरीज में नहीं, जैसा दिया गया, इनका सेम कैपेसिटेंस है C। टर्मिनल ए बी, यानी ए बी को कनेक्ट करने से बैटरी से कनेक्ट होती है और बी सी में बैटरी गायब हो जाती है, तो की कनेक्ट किया गया बैटरी C1 यूजिंग बैटरी, हाँ, फिर नाउ डिस्कनेक्टेड ए बी टर्मिनल, इनको हटा दिया गया और बी सी को कनेक्ट कर दिया गया, तो ड्यू टू दिस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस होगी ऑब्वियसली, कितनी लॉस होगी मैंने बताया था, एनर्जी कितनी लॉस होती है, डेल यू इक्वल्स टू हाफ पोटेंशियल C1 C2, तो C1 इंटू सी अपॉन C1 प्लस सी, यानी 2C इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ध्यान दो, एक सेकंड हो जाओ, तो C से C गया, तो बचा कितना 1/4 ऑफ CV स्क्वायर। क्या पूछा है, परसेंटेज एनर्जी लॉस, तो एनर्जी का परसेंटेज निकालो, एनर्जी इनिशियली कितना थी, हाफ CV स्क्वायर इंटू 100, ये आएगा ना परसेंटेज, तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV गया, ये 2 ऊपर गया, तो 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%, 50%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32,
एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कैपेसिटर है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है स्पेस में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन D है, एरिया A है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, एप्सिलॉन के टर्म में आइए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, A इंटू डी, तो A इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, ठीक है। ये तो ये याद रखना, शायद मैंने, मेरे को याद रखना कि मैंने शायद ये लिखवाया नहीं फॉर्मूला, बट ये याद रखना, ठीक है। ये एनर्जी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ENERGY एनर्जी, DENSITY एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, U बाय वॉल्यूम दैट इज U बाय एरिया इंटू डी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। बहुत अच्छा एरिया। देखो लास्ट का C करेक्ट है, इसका भी C लास्ट, सब भाई सब चेक कर लेना यार, मैंने सब करेक्ट ही किया होगा, उम्मीद तो यही है। बाकी देखते हैं, यानी कि देखो इस चैप्टर में हमने कर लिया ये चैप्टर अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे से तो किया है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 यानी कि चार्जेस वाला हमने कर लिया एंड फील्ड, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी आज कर लिया हमने, 2 यानी कि हमने पोटेंशियल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना करंट, ये आज ही मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि आज फिनिश करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।